अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस मुल्क की इकनॉमी स्ट्रांग होती है उस मुल्क के कई मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं, लोग खुशहाल होते हैं, हुकूमत भी को भी कोई परेशानी नहीं होती, फिर उनके गैर मुल्की ताल्लुकात भी, फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होती है। तो मतलब कहने का ये है कि इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो हर चीज़ है। और आजकल देखा जाए तो जदीद दौर है नाजरीन, कई कई इमारतें बन रही हैं, मल्टीनेशनल इमारतें बन रही हैं, मल्टी स्टोरीज बन रही हैं। पता नहीं लोग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आजकल जितनी तरक्की की है उतनी कोई और इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल में नहीं की। और इंडस्ट्रीज भी मुल्क की इकनॉमी में अहम किरदार अदा कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जिससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है और कई नई नई चीज़ें बनती हैं, नई नई इमारतें कायम होती हैं, मुल्क की तरक्की खुशहाली ज़ाहिर होती है। उसी के साथ साथ गरीबों के लिए भी कई ऐसी स्कीम्स बनाई जाती हैं ताकि वो भी अपने हैसियत के मुताबिक कुछ कर सकें और वो भी अपने वरस सकें। शेखानी ग्रुप जो है वो आबाद का एक अहम हिस्सा है और उनके आबाद जो इदारा है पाकिस्तान का वो इस मुल्क की तरक्की में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में अहम किरदार अदा कर रहा है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आबाद का जो चेयरमैन है उनके साहबजादे मुर्तज़ा मोहसिन शेखानी आज हमारे मेहमान हैं और नौजवान हैं, यंग हैं। इनकी ये थर्ड जनरेशन है नाजरीन इनकी फैमिली की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में है। आइए उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। और माशाल्लाह जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये थर्ड जनरेशन है। आप अपने दादा से लेके इस फील्ड से हैं और वालिद साहब आजकल आपके आबाद के प्रेसिडेंट हैं। आप इस इंडस्ट्रीज में अपने फैमिली की वजह से आए या आपको शौक था? फैमिली की वजह से भी आया, शौक भी था, क्योंकि बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। फिर इसके बारे में सीखना, इसके बारे में पढ़ना, हर वक्त यही चलता रहता था घर के अंदर। तो एक तरीके से आप ट्रेन हो जाते हो, एक तरीके से आपका काम इसमें इसी में इंटरेस्ट आ जाता है। तो उस वजह से फिर इसी में करियर स्टार्ट करा। तो जब ये इस इंडस्ट्रीज में आप आए हैं तो माशाल्लाह आप यंग हैं और आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, कोई प्लान है आपके जहन में? इसके अंदर बस हमारी इंडस्ट्री अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया से तो बहुत ही पीछे है। एक टेक्नोलॉजिकल वाइज, एक एफिशिएंसी वाइज, दोनों में हमारे यहाँ पे वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। हम बाकी अपना क्या कहते हैं रिसोर्सेज भी वेस्ट करते हैं। हम इससे बहुत अच्छी चीज़ इसी के अंदर इतने ही पैसों में बना सकते हैं, लेकिन हम सही लोग हायर नहीं करते, प्रोफेशनलिज्म कम है, एफिशिएंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किस तरह ध्यान दिया जा सकता है? एज एक्सपर्ट क्या समझते हैं? इसमें आपको ज़्यादा बेहतर लोग हायर करने पड़ेंगे, लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने ही लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको फाइनेंस की तरफ देखना पड़ेगा, फाइनेंस किस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर होनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो हमारी कंट्री के मसले हैं, करप्शन वगैरह, अगर वो बेहतर हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही इंडस्ट्री भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा मुर्तज़ा शेखानी साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब भी कोई एक प्लान होता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई अपार्टमेंट्स बनते हैं या प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो सुनने में आया है कि काफ़ी मराहल से गुजरना पड़ता है, कई मुश्किलात होती हैं। लेकिन आप यंग हैं, आप बाहर ने भी आपने देखा होगा, किस तरह हम अपने मुल्क में इन चीज़ों को काबू पा सकते हैं? बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी एनओसीज वगैरह लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करते हैं इसी को दुबई से, जो हमारे सामने ही अभी डेवलप हुआ है 20 साल के अंदर, बिल्कुल उधर जो है आप जाते हैं, उधर आपको इतनी सारी नहीं लेनी, कंसल्टेंट हायर करना है, कंसल्टेंट आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा, वो आपको सब आप डिज़ाइन चूज करेंगे, आपकी सारी जितनी भी वो होती है तैयारी होती है प्रोजेक्ट की वो करके देगा। उसके बाद आप जाएंगे लैंड डिपार्टमेंट के पास, वो अप्रूव करेंगे, वो अप्रूव कर देंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। जबकि यहाँ पे आपको हर जगह पे जाना पड़ता है, SBCA के अंदर जाके NOC लेनी पड़ती है, फिर बाकी डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अभी इस पे काम हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी चल रहा है। अच्छा, ये जब हम कोई आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें 3 साल का होता है, कोई कभी 5 साल का होता है, तो आज जो कीमत है किसी फ्लैट की या किसी अपना उसकी प्रोजेक्ट की, तो अगर बीच में फिर सीमेंट की कीमत भी बढ़ती जाती है, सरिये की कीमत भी बढ़ती है, सब कुछ, तो उसका फिर आम आदमी पे असर पड़ता है
ये फिर क्या होता है? ये डिपेंड करता है, अगर आपकी कीमतें 30% से ऊपर चली जाती हैं तो बाय लॉ आप कीमतें चेंज कर सकते हैं। 30% से अगर आपकी कॉस्ट ऊपर जा रही है तो आप वापस अप्लाई करके नई कीमतें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जा रही तो फिर आपको उसी में बनाना पड़ता है। लेकिन यही होता है कि फाइनेंशियली आपको मैनेजमेंट ऐसे करनी पड़ेगी कि आपको ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में लानी पड़ेगी कि आपका कितना पर ईयर इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हो पिछले 5 साल के डेटा से कि कितना डिफरेंस है। अगर 5 साल लगेंगे बिल्डिंग बनने में तो आपको ये सब अकाउंट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अकाउंट नहीं करेंगे तो आपकी बिल्डिंग बनेगी नहीं, फिर 3rd के ऊपर ही जाएगा जितना चाहता है, कंज्यूमर के ऊपर। सही कह रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह हमारे मुल्क में आबाद एक बहुत बड़ा इदारा है और उससे कई उनके हमारे दोस्तों के जो उनमें वो है प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं, फिर उनमें काम होता रहता है। हाल ही में एक बड़ा मसला हुआ था कराची में नेस्ला के हवाले से, उसमें आप जो है बड़े अपसेट थे, आपके वालिद साहब को भी जख्मी किया गया, बड़ा वो बेचारे वो हुए थे। तो एज ए यंग बिल्डर आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के वाकयात से आवाम डिसहार्टेड नहीं होते? ऑब्वियसली होती है, आपकी पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। सब आपकी सिर्फ आपकी इंडस्ट्री नहीं, आपके मुल्क का नाम भी खराब होता है, क्योंकि आपके पास सारी एनओसीज है। आप कोई बिल्डिंग तोड़ देते हैं तो उसके बाद किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ लोग रह रहे हैं और आप उसको तोड़ दो। ये जो है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कंज्यूमर। उसके अलावा तो बाकी सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब कंज्यूमर इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें खराब होंगी। अब वही बंदा है जिसकी बिल्डिंग थी वो टूटी है, अब वो कोई दूसरी बिल्डिंग बनाएगा तो कोई भी जाके उससे नहीं खरीदेगा, लेकिन उसने तो एनओसीज ली हुई थी। बाकी हमारे को सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट्स बेहतर करेंगे तो खुद ब खुद प्राइवेट सेक्टर भी ठीक हो जाएगा। आप डिपार्टमेंट्स ठीक नहीं करेंगे तो जहाँ पे लोगों को चांस मिलेगा वहाँ पे करप्शन होती है तो फिर आप बाकी चीज़ों में भी मसले आते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक होंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सही कर रहे हैं। तो इस नेस्ले वाले प्रोजेक्ट में भी कोई करप्शन का या कोई ऐसा अंसर था क्या? उसमें बहुत सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उसका जो सो मोटो एक्शन था वो डिपेंड करता है किस तरीके से था। वो पहले था नाले पे था, फिर वो नाले पे बिल्डिंग नहीं थी तो जज ने अपना पूरा व्यू चेंज किया कि ये एक्स्ट्रा बनी हुई है, फिर वो एक्स्ट्रा बनी हुई नहीं थी। ऐसे कुछ इसका अपना जो भी जुडिशरी ने जिस तरीके से देखा उन्होंने फिर उस तरीके से डिसाइड किया। अच्छा मुर्तज़ा शेखानी साहब, अब आते हैं हम आपके शेखानी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स से कि आपने आपके ग्रुप ने, आप शेखानी ग्रुप ने कितनी बिल्डिंग्स आज तक बनाई होंगी, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, और आप एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आप इनसे मुतमिन हैं? अकॉर्डिंग टू मी ये तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अभी तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पहले भी बिल्डिंग्स की तादाद तो मेरे को नहीं पता है कि कितनी है, लेकिन अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए हैं। अराउंड 25-30 प्रोजेक्ट्स इनके कंप्लीट हुए हैं, तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। और अगर आप कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, इनका इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जा रही है, तो वो तो ठीक है। तो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, मतलब कि आपके पास कई लोग आते होंगे, हाई क्लास के, अपर क्लास के लोग भी हैं, लोअर क्लास के लोग भी हैं, कोई ऐसे मंसूबे आबाद बना रहा है या आपका ग्रुप बना रहा है लो कास्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गरीबों को के हवाले से, ताकि वो भी कुछ अपना वो सर छुपाने की उनको जगह मिल सके? जी, इस पे लोग सब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं इसमें। जैसे मेरे अब्बू भी काम कर रहे थे लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर। इसमें ये होता है कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा वेरी कर रही होती है तो आप एक प्लान बनाते हैं, वो 6 महीने के बाद वेरिएबल हो जाती है कॉस्ट, तो वो बन नहीं सकता। सही। उसके बाद आप फिर वापस से प्लान कर नई प्राइसेस के ऊपर, वो 6 महीने के बाद फिर, क्योंकि इसमें आपका जो वेरिएशन होनी चाहिए वो इतनी कम होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी ये कंप्लीट हो सके। ये आपको प्रोजेक्ट अगर लो कॉस्ट करने पड़ेंगे तो आपको या तो 1 से 2 साल में कंप्लीट करने पड़ेंगे, और आपके पास इतना फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए कि आप इसकी सारी प्रोक्योरमेंट कर सकें। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ती है उस तरीके से ये हो नहीं पाएगा। इस तरह से भी नहीं हो सकता। आपको इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में होगी तो ही हो सकता है, क्योंकि अगर स्टील प्राइसेस आप लगाते हैं फॉर एग्जांपल 1.5 लाख के हिसाब से और वो अचानक से 6 महीने के बाद 2 लाख की हो जाएंगी तो आप नहीं कर सकते, फिर वो प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं रहता। अच्छा, तो फिर वो कॉस्ट आती ही नहीं है, फिर ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा तो वो लो कॉस्ट रहता नहीं है। अच्छा, जब ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं और आप माशाल्लाह यंग हैं, आप इस फील्ड में नए मुझे लग रहे हैं, और माशाल्लाह आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, तो आपने क्या विजन है आपका, आप क्या सोच रहे हैं कि आप इसको किस तरह, जो आप दुबई से भी मुतासिर हैं, वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी आपका कारोबार है, तो
तो क्या पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को क्या कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहिए ताकि मॉडर्नाइज की तरफ भी जाए और प्रॉफिट भी लोगों को मिले और गरीबों के लिए भी कुछ हो? लेकिन इसको मॉडर्नाइज करने के लिए तो आपको पॉलिसीज देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी पॉलिसीज इतनी इनफेक्टिव हैं जिसकी वजह से आपकी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियो नहीं मिलते, यहाँ पे आपके बार बार बैन लग जाते हैं बड़ी बिल्डिंग्स पे ऊपर। आपको जब तक आप वर्टिकल बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे आपकी मुल्क के अंदर, क्योंकि आपकी सिटीज़ इतनी डेंस हो गई हैं, आपको वर्टिकल बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो उसकी अगर इजाज़त ही नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के हिसाब से तरफ से तो आप बना नहीं सकते। तो जब तक वर्टिकल बिल्डिंग्स की इजाज़त नहीं मिलेगी आपकी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी नहीं, वो वायबल नहीं होगी। जब वो वायबल होंगी तो ही लोग प्रॉफिट। अच्छा, आम सवाल, अभी टाइम हमारे पास कम है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो मेरे जहन में उभर रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है जो बुकिंग कराते हैं, कुछ ये करते हैं कि कुछ बिल्डर्स जो है माल्स जो सप्लाई जो होता है या जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें प्रॉपर नहीं इस्तेमाल करते, माना जो दिखाते एक हैं करते कुछ हैं, तो इससे भी काफ़ी लोगों का एतमाद ख़त्म होता है और लोग बड़े परेशान होते। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर कोई अच्छी, ये एक तो मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप अच्छी चीज़ नहीं बनाओगे तो आपका अगला प्रोजेक्ट लोग खुद ही नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपका नाम खराब होगा तो आपकी चीज़ें खुद ही कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। तो ये तो बेसिक डिमांड सप्लाई है। हमारे पास डिमांड सप्लाई में गैप इतना बड़ा है, सप्लाई हमारी इतनी कम है और डिमांड इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चलता रहता है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे कंज्यूमर को तो वो अच्छा काम नहीं देखेगा, तो वो लेगा ही नहीं। तो दुबई में भी आपका यही कारोबार है? दुबई में भी यही कारोबार है। तो वहाँ के जो लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में क्या नफ्सियाती फर्क कोई है? कुछ कंज्यूमर को तो अच्छी चीज़ चाहिए होती है, वहाँ पे भी आप अच्छी चीज़ बना के बेचते हो तो वो खरीदते हैं, यहाँ पे भी अच्छी चीज़ बना के बेचोगे तो खरीदेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा मोहसिन शेखानी साहब, आपने टाइम निकाला हमारे पास है। नाज़रीन, मुर्तज़ा साहब की आपने बातें सुनी और ये माशाल्लाह यंग एंटरप्रेन्योर है और इसमें शेखानी ग्रुप का 3rd जनरेशन से जो है, इनके दादा भी इसमें इंडस्ट्री में थे, इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह हैं, खुद भी इनके बड़ा विजन है, दुबई में ये काम करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जिस किस्म की सहूलतें मुर्तज़ा ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, दुबई में हैं, अगर हमारे मुल्क में भी वही सारी चीज़ें अगर वो मसाइल बिल्डर्स के हल किए जाएं और उनको वही फैसिलिटेट किया जाए तो कोई वजह नहीं कि उसका डायरेक्ट असर आम आदमी भी पड़ सकता है, उनको फैसिलिटीज टेट भी किया जा सकता है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान असदुल्लाह भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।